देखो मेरे प्यारे बच्चों, चूँकि एग्ज़ाम जो है दिन पर दिन जो है हार्ड होते जा रहे हैं और नहीं तो देखो ये एसएससी में जो सेक्शनल टाइमिंग लगा दिया, अर्थात अब तो चाहे मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे कोई भी पार्ट हो, विदिन 15 मिनट में करना ही करना है। अब 15 मिनट में 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होता। अब स्पीड अगर नहीं रहेगी, फास्ट कैलकुलेशन नहीं रहेगा तो भैया कैसे होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों का बहुत ही शानदार 15 क्वेश्चन का मैं सेट लेकर के आया हूँ। और वैसे नहीं लल्लू पंजू, वही जो चैलेंजेबल हो, जो टाइम टेकिंग है, लेकिन कैसे उसको एग्जाम टाइम में करेंगे, उन क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। राइट, आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है, साइन एक्स इक्वल टू कास 5x माइनस 60, ऐसे लिखा है ना। देखो साइन एक्स इक्वल टू कास इन ब्रैकेट 5x माइनस 60, यही लिखा है कि नहीं लिखा है। अब यहाँ तो लिखा रहेगा, लेकिन अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो मुश्किल से 10 सेकेंड 5 सेकेंड का गेम खत्म। अच्छा देखो साइन एक्स है, इसको हम लोग क्या और लिख सकते हैं, कास के टर्म में इसको लिखना रहेगा तो 90 माइनस थीटा होता है, मतलब 90 माइनस एक्स लिख दिए और यहाँ पर लिखे तो कास का कास यही रहेगा। अच्छा देखो कास से कास जब कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 90 माइनस एक्स इक्वल टू 5x माइनस 60, यही बचेगा। अब जब ये बचेगा तो हम लोग डिजिट वाले को एक साइड कर लेते हैं। अब देखो इसको जब करेंगे तो यह हो जाएगा 150 और यह जब उधर जाएगा तो x उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो 6x। अब देखो x की वैल्यू यदि हम लोग निकालते हैं तो 6 दूनी 12 और 6 पच्चे 30, राइट, यही पर। लेकिन अगर हम एग्जाम हाल में रहे तो ये सब लिखने की जरूरत है, तुरंत हम लोग करेंगे 90 माइनस एक्स इक्वल टू 5x माइनस थीटा और 6x इक्वल टू 150, तो 150 में 6 से भाग देंगे तो 25 छक्के 150, राइट। ऐसे एग्जाम में हम काम करेंगे, 10 सेकंड का गेम है, काम खत्म। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन जो देखते हैं, दो कोण पूरक हैं और एक कोण का माप दूसरे कोण के माप से 3 गुने से 10 डिग्री अधिक है, तो छोटी कोण का माप क्या होगा। या तो हम लोग इसको ऑप्शन से भी जा सकते हैं, राइट, और नहीं तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे। देखो कह रहा है पूरक कोण। अच्छा पूरक कोण क्या होता है कि दो कोणों का सम जो कितना होता है, सम मतलब दो एंगल होते हैं उनको ऐड करने पर 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब दो एंगल का सम जो कितना होता है 90 होता है। कह रहा है कि एक कोण का माप जो है दूसरे कोण के माप के 3 गुने से 10 अधिक, मतलब एक कोण का माप जो है, राइट, दूसरे कोण के 3 गुने से 10 अधिक है, राइट। अब हम लोग ऑप्शन से इसको चल सकते हैं या इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का सम जो कितना आएगा 90 आएगा। अब यह 10 जब उधर गया तो कितना हो गया 80 हो गया। अब यह 3x प्लस 4x मतलब 4x इक्वल टू 80, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। पूछ क्या रहा है छोटे कोण, तो छोटे कोण तो 20 ही है, बड़ा वाला कोण तो 90 माइनस 20 घटा देंगे तो 70, राइट। ऑप्शन से जा सकते हैं या ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको समझना हो वैसे आप कर सकते हैं, राइट। समझना जरूरी होता है। अच्छा देखो त्रिभुज ABC में यदि एंगल B और एंगल C के कोण का समद्विभाजक बिंदु I पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा एंगल BIC इक्वल टू 110 है, तो 100 कोण एंगल A का वैल्यू पूछ रहा है। इसको तो हमको फिगर बनाने की भी जरूरत है, लेकिन खैर आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। देखो एंगल ABC है या A है या B है या C है, राइट, है ना। अच्छा देखो इन दोनों का क्या समद्विभाजक किया, मतलब इन दोनों का आधा किया है तो हमारा I पर मिलता है और यह एंगल जो 110 डिग्री है, राइट, 110 डिग्री। अच्छा देखो इसका आपको फार्मूला यदि क्लियर होगा तो अच्छी बात है, नहीं क्लियर तो मैं बता रहा हूँ, यह जो बीच वाला एंगल होता है ना, बीच वाला ऐसे जब समद्विभाजक करने पे जो मिलता है तो एंगल I इक्वल टू होगा, क्या होगा 90 प्लस का एंगल A का हाफ, मतलब जो भी यह सम है 90 और इसका आधा, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A, 90 और इसका आधा जो भी होगा, तो हम लोग सीधे देखेंगे 90 से यह इसका कितना अधिक है, 90 से जितना भी अधिक होगा उसका दूना होगा, राइट। 90 से, अब देखो यहाँ पर एंगल I की वैल्यू कितना है 110 है, 90 प्लस का एंगल A/2 यही करेंगे। अब देखो यहाँ से घटाएंगे तो 110 में से 90 जब इधर जाएगा तो 20 आएगा, और जब 20 का इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 आएगा। या सीधे हम लोग अपने भाषा में समझे, 110 से भैया 90 कितना कम है, 110 से कितना कम है तो 90 20 कम है, तो 20 जितना भी 90 से अधिक है उसका दूना
हमारा यहाँ पर होगा। 20 अधिक है तो यहाँ पर 40 होगा, 30 अधिक रहता तो 60 होता, 40 अधिक रहता तो 80 होता, जितना भी 90 से अधिक होगा उसका दूना होगा, राइट। अच्छा, अगर मान के चलो यहाँ पर ऐसे फिगर दे दिया और यह जो एंगल मान के चलो 60 दे दिया, तो यहाँ पर पूछा इसका हम लोग आधा करते, क्योंकि 90 और इसका आधा यही होता है, तो 90 और 30 इसका कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कहाँ से किस तरीके का से जो भी हो, यह वाला एंगल होता है 90 और इसका आधा होता है, राइट। तो बस इसका याद रखना है कि एंगल I इक्वल टू 90 प्लस हाफ एंगल A। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट होता है कि यदि हम लोग इसको बाहर कर देते हैं और बाहरी वाले को हम लोग समद्विभाजक करते हैं, बाहरी वाले को जब समद्विभाजक करेंगे तो यह जो भी वैल्यू आएगा 90 माइनस हाफ एंगल A आएगा। मतलब यहाँ पर तो 90 में जोड़ने पर आ रहा है, यहाँ पर जो 90 माइनस हाफ एंगल A होता है, राइट। बातें समझ आए? तो यह दोनों जो है थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, फिगर बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर तगड़ा रखो, राइट। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखो, एक समचतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात जो है 3:4 है। यदि इसका क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर तो विकर्ण ज्ञात कीजिए। चूंकि यदि ऑप्शन में देखते तो सब 3:4 के ही मल्टीपल में है, लेकिन अगर 3:4 का जो मल्टीपल में नहीं रहता तो वही बस मतलब ट्रिक करके आगे नहीं, लेकिन सारे देखें तो हमारा यहाँ पर 3 और 4 के मल्टीपल में है, तो हम लोगों को यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा देखो, जब डायगोनल है तो डायगोनल D1 और D2 है, यह दिया है 3 और यह दिया है 4, ये दिया है कि नहीं दिया, इसको हम लोग 3x मान लेते हैं, इसको 4x मान लेते हैं। अच्छा, डायगोनल के टर्म में हमारा जो एरिया होता है 1/2 D1 इंटू D2 होता है, तो 1/2 3x इंटू 4x, और एरिया कितना दिया है, 216 दिया है। तो यहाँ से कट करते हैं, 2 दूनी 4, तो 3 दूना 6 और 6 को 36, मतलब यक्स स्क्वायर इक्वल टू आएगा 36, तो यक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, 6 आएगा। अब जब यक्स की वैल्यू 6 आ गया, मतलब 6 का मल्टीपल है, तो 36 के 18 और 6 को 24, काम खत्म है। कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है, आगे निकल चलो, राइट। तो ये तो हमारा मन में बस एक लाइन लिखने की जरूरत पड़ेगी, वरना आप तुरंत करो 1/2 D1 D2 हो गया तो बस खत्म हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्ताकार प्लेट है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखते हैं, एक वृत्ताकार प्लेट है, ओके, एक वृत्ताकार प्लेट है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, यह जो रेडियस इसका कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है, और कह रहा है कि जो 2 सेंटीमीटर चौड़ी एक सजावटी रिम से घिरी हुई एक रिम है, यह 2 सेंटीमीटर का इससे घिरी हुई थी, इसका कितना है, 2 सेंटीमीटर, यह कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है ना। तो टोटल जो है इसका एरिया कितना हो जाएगा, मतलब इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसी का जो है क्या पूछ रहा है, या जो है इसका एरिया पूछ रहा है, ये जो साइड में हमारा डेकोरेशन वाला लगा है पार्ट, इसका एरिया पूछ रहा है। अब इसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, बड़ा वाला सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया। तो सीधा सा फार्मूला हम लोगों का तुरंत हमारे कॉन्सेप्ट माइंड में क्लिक करना चाहिए, पाई r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही होता है। और जब r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करेंगे तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पाई एक ब्रैकेट में r माइनस आर और दूसरे ब्रैकेट में r प्लस आर, ऐसे लिखते हैं। मतलब क्या है, कैपिटल R की वैल्यू हमारी क्या है, 12 है, और स्मॉल r की वैल्यू क्या है, 10 है। तो बस सिंपल सी बात है भैया, पाई की वैल्यू लिखते हैं 22/7, और r एक में जोड़ना है और एक में घटा देना, तो 12 10 22 और एक में घटा देना 2, ऐसा फार्मूला लिखने की जरूरत है। बस इतना याद रखो, एक में जोड़ना है, एक में घटाना है। अब देखो क्या करना है, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 44 दूनी 88, 8 96 और 96/7 भाग देंगे, 7 कने 7, 7 तरीके 21 और 5 8 7 8 56, 7 तरीके 21, लगभग 138 दशमलव कुछ आएगा। पहला ही ऑप्शन है आपके सामने, ट्रिक करके आगे निकल चलेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक वर्गाकार पिरामिड का आधार जो 14 सेंटीमीटर है, यदि आधार के शीर्ष से किसी एक किनारे के केंद्र तक की तिर्यक ऊंचाई 17 सेंटीमीटर है, तो पिरामिड की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पूछ रहा है। देखो, एक पिरामिड कैसे बनता है, यदि मान के चलो ये हमारा स्क्वायर है, जो कि वर्गाकार कह रहा है, या पिरामिड है, और इसको हम लोग पिरामिड को बनाते हैं, ऐसे बन गया पिरामिड, यह पिरामिड है, राइट। मतलब ये जो पिरामिड बना, इस पिरामिड का कह रहा है कि आधार 14 सेंटीमीटर, यह 14 सेंटीमीटर है, राइट,
और तिर्यक ऊंचाई 17 सेंटीमीटर या 17 सेंटीमीटर। तो बीच में जो हाइट हमारा पूछ रहा है, या जो हाइट यहाँ से लगेगा, या जो हाइट हमारा होगा, या हाइट एक हमारा जो है समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा? समकोण त्रिभुज। और जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो यह 17 दिया है, और चूंकि यहाँ से हाफ ही होगा तो यह 7 दिया है। तो क्या हम लोग इसका नहीं निकाल सकते हैं? इसका जो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289, और 7 7 49, तो निकालेंगे तो 240। अब 240 के आसपास में किसका स्क्वायर हो सकता है? 16 का देखते तो 16 16 हम 256, और 15 15 में 225, मतलब 15 और 16 के बीच में ही जो भी आंसर आएगा वही होगा। देख लेते हैं। अब देखो 16 से अधिक भी दिया है और 15 से अधिक भी दिया है, मतलब 16 और 15 के बीच में 15.5 आएगा, तो 15.4 मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसको टिक करके आगे, वरना आप स्क्वायर रूट निकालते रहो और टाइम झेलते रहो। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक व्यापारी एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। अगर वह उसे 150 रुपये कम पर बेचता तो उसे 5% की हानि होती है। देखो क्या कह रहा है कि एक व्यापारी जो है पहले जो 15% लाभ पर बेचा, मतलब 115 रुपये पर बेचा। राइट, कह रहा है कि अगर वह उसे 150 रुपया कम पर बेचता तो उसे 5% की हानि होती। यह जो लाभ हुआ है, यह क्या हुआ? लाभ हुआ है। और जब हानि जब 5% का होगा तो कितना का बेचेगा? 95 रुपये में बेचेगा। कह रहा है कि उन्होंने इतना से कितना रुपया कम किया है? कितना रुपया? ये कह रहा है कि नहीं 20 की है, लेकिन इन्होंने कितना कम किया है? 150 रुपया। अब देखो 20 की वैल्यू जब 150 है तो 100 की वैल्यू हम लोग ना निकाल सकते हैं। इसका जो 5 गुना है तो इसका भी 5 गुना, 15 25 75 750, ऑप्शन नंबर 4 यही सही होगा। राइट, बातें समझ आई? बस ऐसे हम लोग ट्रिक यदि काम करेंगे तभी, वरना आप घूमते रहो भैया, लिखते रहो, काम बस घूमते रहो, हो गया काम। पहले 100 रुपया था तो पहले मतलब 15 पर लाभ हुआ, फिर से 5% घाटा हुआ तो 95, इसका गैप कितना? 20, लेकिन चूंकि उसने कहा कि 150 रुपया कम किया है तो 20 का वैल्यू 150 है, तो 100 का वैल्यू, तो इसका 5 गुना तो इसका भी 5 गुना, या आप चाहें तो 150/20 × 100 करो, जो इस तरीके से समझ आए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट खतरनाक होता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यह बहुत ही शानदार ट्रिक है। बच्चे जो मोस्टली मतलब 1%, 2% या 3% ऐसे ही कुछ बच्चे इसको कर पाएंगे, वरना छोड़ करके चले जाएंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x + 1/x की वैल्यू दिया है, x + 1/x की वैल्यू 5 दिया है, और वैल्यू पूछ रहा है 2x/x² - 1। इसको कैसे करेंगे? कम समय भी है भाई साहब। अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से यदि हम लोग लिखते हैं तो यहाँ से तो हम लोग चूँकि माइनस के टर्म में है तो यहाँ से x - 1 यदि x की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। होता क्या है कि 5² - 4 यही होता है ना, n² 5² - 4 यही फार्मूला होता है। 25 - 4 कितना होगा? 21 होता है। राइट, यही होता है ना। अच्छा देखो इसका जो फार्मूला होता है n² - 4 होता है, तो n² - 4। अब ये फार्मूला अगर नहीं याद है तो भैया फार्मूला देखो ध्यान से, फार्मूला को अच्छे से लिखो एक जगह और उसको एकदम दिमाग में रख लेना चाहिए। अच्छा देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² - 1 का x, यहाँ पर लिख सकते हैं √21। फिर से यहाँ से लिख सकते हैं x² - 1 = √21x। चूँकि हमको x² - 1 की वैल्यू निकाल दी है, x² - 1 की वैल्यू √21x आ गया। अब इसको हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं, तो जब इसको रखेंगे तो 2x/√21x, x से x कहानी खत्म हो गई, बचा 2√221। इसको जब ऊपर कर देंगे तो 2√21/21 आ जाएगा। राइट, बात बस यही, मतलब यही फार्मूला आपका यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है। x² - 1 की वैल्यू कैसे आएगी यही तो सोचना है। x + 1/x करेंगे तो यहाँ पर x² + 1 आएगा, दिमाग में ऐसे चलाओ। x + 1/x है तो यहाँ पर x² + 1 आएगा, लेकिन हमको x² - 1 लाना है, तो अर्थात यहाँ पर अगर माइनस आ जाए तो x² - 1 आएगा, तो मतलब x - 1/x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर से उसमें रख दिए, काम खत्म। राइट, इस तरीके से हम लोग काम आगे पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा सोचेंगे और क्वेश्चन देखते ही दिमाग में एकदम तुरंत क्लिक कर देंगे कि हाँ यही वाला होगा, तभी होगा, वरना नहीं हो पाएगा।
राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है 72 + 32 √32 - 18। अच्छा देखो 72 लिखा है तो इसको हम लोग 72 का 72 लिख सकते हैं, और 32 को हम लोग लिख सकते हैं 16 दूना 32। तो जब 16 दूना 32 लिख सकते हैं, 4 बाहर चलाएगा, रूट अंदर में, और माइनस का है तो 9 दूनी 18 लिख सकते हैं, तो 3 बाहर आ जाएगा और √2। अब देखो 4 में से 3 चला जाएगा तो एक ही रूट बचेगा, मतलब बचा क्या 72 + √2। राइट। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म पार करने में 45 सेकंड लगाती है और प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 30 सेकंड लगाती है। अगर रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है तो प्लेटफार्म की लंबाई क्या है? देखो एक रेलगाड़ी जो है पहले प्लेटफार्म को पार करती है और फिर जो है आदमी को पार करती है, लेकिन दोनों केस में रेलगाड़ी के तो एक ही है, अर्थात रेलगाड़ी जब एक ही है तो उसका स्पीड भी सेम ही होगा। राइट। चाहे वह प्लेटफार्म को पार करे और चाहे वह आदमी को पार करे, अगर प्लेटफार्म को पार करे और चाहे हमारा आदमी को पार करे, दोनों के समय स्पीड क्या होगा? सेम होगा। अच्छा, चूंकि स्पीड इक्वल टू फार्मूला होता है डिस्टेंस इनटू टाइम, और इसमें दिया है कि रेलगाड़ी की लंबाई जो दिया है, और जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म की लंबाई को पार करती है तो अपनी भी लंबाई पार करती है और रेलगाड़ी का जो प्लेटफार्म उसकी भी लंबाई पार करती है। तो प्लेटफार्म के लिए क्या होगा कि रेलगाड़ी की लंबाई मतलब डिस्टेंस इनटू टाइम 180 + पी से प्लेटफार्म की लंबाई, राइट, 180, और टाइम कितना लगा है भैया? 45 सेकेंड, यही लगा है। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम 45 सेकेंड। ओके। अच्छा, इसके लिए क्या होगा कि जब आदमी को पार करेगा तो अपने ही लंबाई के बराबर पार करेगा, तो 180 बटे कितना टाइम में पार किया भाई? 30 सेकेंड में। अब यहाँ पर देखते हैं, मतलब आदमी को 6 सेकेंड में मतलब 6, यहाँ से अगर इसकी स्पीड निकल जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड, यहाँ इसकी स्पीड कितनी निकल जाएगी? चूंकि कह रहा है कि इसके लिए भी स्पीड सेम ही है, इसके लिए भी स्पीड सेम ही है, तो जब स्पीड निकल गया तो इसके इक्वल टू हम लोग 6 नहीं रख सकते। अच्छा देखो 45 में जब 6 का गुणा करेंगे तो 45 दूनी 90, 9 त्रिके 27, 270। अब 270 में से 180 जब घटा देंगे तो 9 दूनी 18, 9 त्रिके 27, मतलब प्लेटफार्म की जो लंबाई आ जाएगी 90 मीटर। राइट। इस तरीके से हम लोग जो काम करेंगे, पहले देखो क्या सेम है, जो सेम है उसी को हम लोग निकालते हैं। यहाँ से हमको जब इसका वैल्यू निकल गया तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके आगे चलो, बस काम खत्म हो जाएगा। राइट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, बिंदु 215481 पर स्थित शीर्षों वाले त्रिभुज के केंद्रों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसको तो भैया कलम उठाने की जरूरत है, लेकिन चूंकि यह जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है तो इस वजह से थोड़ा सा ये जो है कुछ बच्चों का फार्मूला अगर नहीं याद रहता है तो कंफ्यूज होता है। अब देखो जब निर्देशांक की बात कर रहा है तो देखो लिखा है 21 और यहाँ पर लिखा है 54 और यहाँ पर लिखा है 81। अब क्या करते हैं कि x y सारा x को हम लोग जोड़ लेते हैं और सारा y को जोड़ करके 3 टर्म है तो 3 से भाग देते हैं। देखो इसका फार्मूला होता है x1 + x2 + x3 अपान 3 कामा y1 + y2 + y3 अपान का 3। अब क्या करते हैं? जोड़ते हैं, 2 5 7 x वाले, 2 5 7 और 7 8 15, और 15 बटे जब 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसको जोड़ते हैं, 1 4 5 और 5 1 6, 6 बटे 3 करते हैं तो 2 आएगा। 5 और 2 देख लेते कौन सा ऑप्शन में है, पहला ही ऑप्शन है। बस ऐसे आगे चलते, इसको हमको लिखने की जरूरत है, बस ऊपर से ऊपर देखो, काम खत्म। नेक्स्ट देखो त्रिभुज ABC में एंगल A जो है 90 डिग्री दिया है और AD BC पर शीर्ष लंब है। यदि AB = 15 सेंटीमीटर, AC = 20 सेंटीमीटर, तो AD की लंबाई पूछ रहा। देखो क्या है कि या तो आप इसको फार्मूले से रटो या तो समझो। क्या अगर आप समझ जाते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में वो कोई भी ट्रिक भी याद आता है, क्योंकि ट्रिक तभी बनती है जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो ट्रिक भी समझ नहीं आएगा। ट्रिक भूल जाता है तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ट्रिक फिर से बन जाएगा, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं आता तो भैया ट्रिक तो भूल गया तो गया, राम राम। राइट। अब देखो एंगल A जो है 90 डिग्री, मतलब इसको A लिख देते हैं और यह B है, यह C है। राइट। कह रहा है कि AD जो है BC पर लंब है, AD जो है यह BC पर लंब है।
अच्छा बी सी पर लंब है तो ए बी इक्वल टू दिया है 15 सेंटीमीटर और ए सी इक्वल टू दिया है 20 सेंटीमीटर। अच्छा यह देखते हैं तो 5 तिहाई 15 और 5 चौको 20, 5 तिहाई 15 और 5 चौको 20 और यह 3 4 5 का ट्रिपलेट है। तो चूंकि यह 5 गुना है तो यह भी 5 गुना होगा, अर्थात 15, 20 और 25 का ट्रिपलेट है। बातें समझिए। कह रहा है कि एडी की लंबाई पूछ रहा है। अच्छा देखो यार राइट एंगल ट्रायंगल है, और जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो अगर इस साइड से देखते हैं, ध्यान से देखिए, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट तो समझ लेते हैं तब जाके फार्मूला। अब फार्मूला डायरेक्ट लोग क्या करते हैं कि इसका प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्ट इक्वल होता है। भैया ठीक है समझ लो, पहले समझते क्या है कि हमारा यदि हम लोग बेस मानते हैं, इसको अगर हम लोग बेस मानते हैं तो इसके लिए हाइट तो यह होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए जब बेस मानते हैं तो इसका एरिया निकालते हैं तो 1/2 बेस इंटू हाइट होगा कि नहीं होगा। अच्छा अब जब हम लोग इसको बेस मानेंगे तो 1/2, और जब इसको बेस मानेंगे तो इसके लिए हाइट क्या होगी, यह ए वाला होगा एडी, यही वाला एरिया होगा, यही वाला एडी हाइट होगा। तो बीसी तो 25 दिया है, मतलब यह जो है हमारा बेस काम करेगा, इसके लिए यह हाइट काम करेगा। तो यही तो पूछ रहा है। अच्छा देखते हैं यहाँ पर 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाता है। जब 1/2 कैंसिल हो जाता है तो यहाँ से 5 तिहाई 15 और 5 5 25, अब 5 चौको 20, 4 तिहाई 12, यही आएगा। लेकिन कुछ लोग डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं कि इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट इक्वल होता है। अरे भैया अब तो समझो 1/2 क्योंकि दोनों में कॉमन होता है, कट जाता है। इसके लिए यह हाइट का काम किया, इसके लिए यह हाइट का काम किया, तब तो जाकर हम लोग इक्वल करते हैं, क्योंकि एक ही ट्रायंगल के एरिया की बात कर रहा है। तो सिंपल सा हम लोग यहाँ पर ऐसे ट्रिक करते हैं, 20 × 15/25, बस काम खत्म हो गया। 5 चौको 20, 5 5 25 और 5 तिहाई 15, एक लाइन में ऐसे आंसर आ जाता है। बातें समझ आई। तो जो भी इसका प्रोडक्ट अगर ए दिया रहता है, इसको पूछता तो इसको प्रोडक्ट करके इससे डिवाइड कर दो तो वो वाला निकल जाएगा। जिस तरीके से आपको आसान लगे वैसा कर डालो, राइट। लेकिन रह गई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी एग्जाम में खटाक से, क्योंकि क्वेश्चन देखते ही दिमाग जो काम करना स्टार्ट कर देता है। किसी संख्या के वर्ग और उसके आधे के वर्ग का अंतर जो 432 है, तो वह संख्या का, देखो किसी संख्या का वर्ग, कोई भी संख्या है यक्स है, और उस संख्या के आधे के वर्ग का जो है अंतर जो कितना कर रहा है, 432 है। देखो या तो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करें, राइट, फिर से द्विघाती समीकरण बनेगा, फिर से वहाँ से वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि 432 से बड़ा किसका फैक्टर होगा, क्या चीज़ होगा, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम है। इससे बेहतर क्यों ना हम लोग ऑप्शन से उठा लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पर जो आपके सामने दिया है 18, 24, 36, 48, कह रहे कि उसका स्क्वायर और उसके आधे का स्क्वायर, दोनों का अंतर जो कितना है, 432। अच्छा यहाँ पर देखते हैं कि यदि इसका यूनिट डिजिट देखेंगे तो 8 8 64 4 होगा, राइट। इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 4 होगा। और इसका जब 18 का आधा करेंगे तो 9, और 9 9 81, मतलब इसका यूनिट डिजिट 1 होगा, 4 में से 1 3 जाएगा, मतलब इसका यूनिट डिजिट मैच ही नहीं कर रहा, मतलब 18 तो किसी हालत में हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। अच्छा इसको देखते हैं तो 24 है तो 4 चौका 16 होगा, और 24 का जब आधा करेंगे तो बारे बार हम 144, मतलब 4, इसका मतलब 2 आ रहा है, तो यह हो सकता है, क्योंकि आगे भी तो मैच कर सकता है। अब देखो 36 है, 36 का छछाया को 36 और 36 का आधा करेंगे तो 18 18 18 324, मतलब इसका भी अगर डिफरेंस लेते हैं तो 2 आएगा, मतलब यह भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, 2 ऑप्शन। अब हमको चेक करना पड़ेगा। इसका देखते हैं तो 8 8 64, 48 है, हाँ 48 है, और 44 होगा तो 4 चौको 16, मतलब यहाँ पर भी डिफरेंस आ रहा है। तो चूंकि यहाँ पर माइनस में आएगा तो ये तो नहीं होगा, 14 - 6 8 आ जाएगा, ये तो नहीं होगा, मतलब तीसरा ऑप्शन नहीं होगा, यही दोनों ऑप्शन होंगे। अब हम लोग यहाँ ऑप्शन है तो भैया यहाँ पर तो भाई सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, 24 का स्क्वायर 576, इसका आधा करेंगे तो 12 बार हम 144, 6 में 4 गया 2, 7 में 4 गया 3, 5 में, मतलब यही वाला ऑप्शन सही होगा, राइट। तो आपको क्या तरीका बेस्ट है उसको हम लोग खटाक से, मतलब ये सब यूनिट डिजिट वाला काम तो मुश्किल से देखते जाओ तुरंत तो पता चल जाता है, अच्छा ऐसे ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है, तो बस यूनिट डिजिट से काम देखो और जो आपको लगे बस इन दोनों को चेक करके बस आगे बढ़ चलो, राइट। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये फार्मूला अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो a + b + c की वैल्यू दिया है, AB + BC + CA की वैल्यू दिया है, और ABC = 16 दिया है, तो पूछ रहा है AQ + BQ + CQ का वैल्यू पूछ रहा है। इसका फार्मूला बिल्कुल एकदम याद होना चाहिए और बच्चे भूल जाते हैं। देखो फार्मूला क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूँ, AQ + BQ + CQ होता है ना।
-3ABC, -3ABC इसका फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a + b + c और दूसरे ब्रैकेट में होता है a² + b² + c² माइनस AB + BC + CA, यही होता है। ये तुम्हारा पहला फार्मूला। इसके 4 फार्मूले होते हैं ना, लेकिन हम लोग और लिख सकते हैं a + b + c और यहाँ पर और लिख सकते हैं a + b + c का होल स्क्वायर माइनस का 3AB + BC + CA, ये वाला होता है। अब इसमें तो हमारा जो वैल्यू दिया है यही वाला लगेगा, क्योंकि इसको पता करने के लिए इसकी भी वैल्यू पता होना चाहिए, इस टर्म में भी वैल्यू पता होना चाहिए, इस टर्म में, मतलब 3 टर्म में वैल्यू पता रहेगा तब जाकर निकलेगा। और इसमें केवल इसका पता रहे, इसका पता रहे, काम हो जाता है। अब देखो a + b + c की वैल्यू हमारा कितना दिया है, a³ + b³ को हम लोग जो भी मान लेते हैं x y z जो भी मान लेते हैं, ऐसे x मान लेते हैं, माइनस 3ABC की वैल्यू दिया है तो 3ABC मतलब 16 हो जाएगा। a + b + c मतलब इसका दिया है 15 और 15 हम 225 माइनस AB + BC + CA की वैल्यू दिया है 48 और 48 में 3 का गुणा करेंगे तो 40 दिया 120 और 144, राइट। अब 225 में से 144 घटाएंगे तो कितना आएगा, 50 25 75 और 75 6 81, मतलब 15 × 81 और यह 48 उधर चला जाएगा, प्लस का 48 यहाँ पर। अब मल्टीप्लाई करने के अगर चाहते हो तो करो, नहीं तो यूनिट डिजिट से काम करके 5 × 9 5 और 5 × 8 13, जिसका यूनिट डिजिट 3 होगा, काम आगे बढ़ चलो। मल्टीप्लाई करते रहो भैया, वरना तुम हो गया काम। ओके, तो इस तरीके से हम लोग काम करेंगे तो कहीं कहीं पर यूनिट डिजिट वाला काम बहुत शानदार होता है। आपको यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही समझ, यूनिट डिजिट हो गया, मल्टीपल हो गया, एकदम यही तो हमारे ज़्यादा टाइम की बचत करते हैं। वरना अगर आप इसका यूज ना करें तो आपका कितने टाइम वैसे ही चले जाएंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक खुदरा विक्रेता ने एक जैकेट की कीमत उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित की। ऑफ सीजन क्लियरेंस के दौरान उसने 1800 रुपये की सीधे छूट दी, फिर भी 20% का लाभ कमाया। तो कह रहा है जैकेट का क्रय मूल्य क्या था। देखो क्या है कि कह रहा है कि 100 था, सीपी कितना था 100 और एमपी जो कितना उससे पुट आज़ादी किया 60% अधिक, मतलब 160 जो है अधिक किया। कह रहे हैं कि उन्होंने 1800 रुपये का सीधा छूट दिया, फिर भी उसने 20% का लाभ कमाया, मतलब 160 रुपये प्रिंट किया, फिर से उन्होंने 20% का लाभ कमाया। तो 20% का लाभ कितना कमाया, मतलब यह 20% मतलब 100 का सामान 120 रुपये में बेचा है, और यह जो है मतलब कितना % का छूट दिया सीधा, मतलब 40 का छूट दिया। और जब 40 का छूट दिया, इस 40 की वैल्यू भैया कितना है, 1800 है। इस 40 की वैल्यू कितना है, 1800 है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो जब 40 की वैल्यू 18 है तो हमारा 100 की वैल्यू यदि हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, 9 चौको 3600 रुपया। अब देखो हम कहें 9 का पढ़ें, थोड़ा सा हम लोग, सॉरी 9 × 5 = 45 होगा, 9 × 5 = 45। क्यों हम 9 का आखिर पढ़ रहे हैं, आपको क्या कुछ कभी दिमाग लगाएं, आखिर क्यों मैंने 9 × 5 = 45 क्यों किया। देखो बात क्या है कि यह 100% है, हमको 100% की वैल्यू निकालना। अच्छा देखो यह 40% की वैल्यू जो 1800 दिया है, तो 20% की वैल्यू यदि हम लोग करते हैं तो इसका आधा है, तो इसका आधा होगा। चूँकि 20 का 5 गुना है तो 9 का 5 गुना भी हमारा 45 ही होगा। यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, तो 40 का 2.5 गुना है, 40 का 2.5 गुना है, तो 18 का हम लोग 2.5 गुना करेंगे। लेकिन हमने क्या देखा कि पीछे जाकर के 5 स्टेप जंप मारो, 20 का 5 गुना 100 होता है, तो इसका आधा जो भी होगा वही 20 का होगा, उसका 5 गुना 9 × 5 = 45। या आप करते रहो 1800 / 40 × 100 हो गया काम, राइट। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक खुदरा विक्रेता ने 1000 कीमत के एक उत्पाद पर 15% और 10% की 2 क्रमिक छूट देता है। अगर उसकी लागत कीमत 700 रुपया है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखो क्या कह रहा है, एक खुदरा विक्रेता है, 1000 की कीमत पर जो है 15% 10% की लगातार छूट देता है, उसकी लागत कीमत 700 रुपया है, तो कितना % उसको लाभ या हानि होता है। देखो 15% की छूट देता है, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, -3/20, चूँकि छूट दिया है, राइट। और यह 10% है, यदि 10% का छूट दे रहा है तो -1/10 यही होगा, छूट दे रहा है। अब देखो कह रहा है कि 1000 है, राइट, 1000 है, तो जब 20 का है छूट दिया तो यह 17 में बेचा होगा,
और यह जो है मतलब 10 का एक छूट है तो मतलब 10 के बदले में 9 पर बेचा होगा। ओके, अब यहाँ पर काम क्या करते हैं, 0 से 0 कहानी हो गई ख़त्म, 0 से 0 और 2 पच्चे 10, 17 पच्चे 85, मतलब 85 गुणे 9 यही आया। अब ये कह रहा है कि इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 अट्ठे 72, 720 और 765 आएगा, राइट। 765, चूंकि यहाँ पर सीपी दिया है 700 रुपया और इन्होंने इतना में बेचा, यह क्या है हमारा एसपी है, ये क्या है हमारा एसपी है, 700 छूट देने के बाद भी ये 765 रुपये में बेचा, तो कितना रुपया का भैया फ़ायदा हुआ, 65 रुपया का फ़ायदा हुआ। कितने पर फ़ायदा हुआ, 700 पर। बस परसेंटेज हम लोग निकाल देते हैं, 0 से 0, 0 से 0 और 7 9 63, 9 दशमलव कुछ परसेंट आएगा। बस ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। बस आगे चलो, ऐसे हम लोग थोड़ा सा ट्रिकी करेंगे, वरना आप घूमते रहो, काम हो गया। अब ये सब चीज़ें तो मैं बस आपको लिखने के लिए, मतलब समझने के लिए लिखा, वरना लिखने की ज़रूरत नहीं, माइंड में तुरंत होना चाहिए। यह करो, कंपेयर करो, डिवाइड कर दो, काम खत्म। यहाँ पर तो मैं एक भी किया, क्योंकि इसमें भी टाइम लगा। एग्जाम हाल में आपको इन्हें तुरंत कर दो, 7 का पहाड़ पढ़ो, 7 9 63, काम खत्म, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए। तो इस तरीके से रहे हमारे आज के एसएससी सीजीएल का हो, चाहे जो भी हार्ड, जहाँ पर भी मैथ के कॉन्सेप्ट आते हैं, मैथ के सवाल आते हैं, जो हार्ड शिफ्ट वाले होते हैं, उनका भी मैं सारा का सारा मैं निचोड़ मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को तक पहुँचाता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि हर तरीके का कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूँगा। यदि आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो आपका मैथ 100% हार्ड होगा, स्ट्रांग होगा, बहुत पावरफुल होगा और